नमस्कार। भारत ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक 6 दशकों में करोड़ों भारतवासियों को वह आधारभूत सुविधाएं नहीं पहुंचाई जो किसी भी व्यक्ति के लिए अति आवश्यक हो सकती है, जिसके कारण उन रिक्त स्थानों की पूर्ति कई सारी गैर सरकारी संगठनों ने किया। परंतु सभी गैर सरकारी संगठनों का उद्देश्य जन कल्याण नहीं होता। कुछ व्यक्तिगत लाभ के लिए आते हैं, कुछ चंदे में मिले धन के दुरुपयोग के लिए, तो कुछ विदेशी शक्तियों के साथ संलग्न होकर भारत विरोधी गतिविधियों के लिए। सन 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के पश्चात नरेंद्र मोदी जी को भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 21 पृष्ठीय रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने इस विषय को रेखांकित किया कि किस प्रकार से विदेशियों के द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन व्यक्ति केंद्रित विषयों का प्रयोग करते हुए ऐसे वातावरण का निर्माण कर रहे हैं जो विकास कार्यों को बाधित करे, जो भारतीय आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे और भारत की आर्थिक वृद्धि में जिसके कारण 2 से 3% की कमी आ रही है। अर्थात प्रत्येक वर्ष भारत को $150 बिलियन की हानि हो रही है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि विदेशी दानदाता ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता देकर फील्ड रिपोर्ट तैयार करवाते हैं, जिसका उपयोग भारत की छवि को धूमिल करने और पश्चिमी राष्ट्रों के भू राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया जाता है। सन 1961 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन केनेडी के द्वारा स्थापित यूएसएड अर्थात यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने लंबे समय तक विकास की आड़ में अन्य राष्ट्रों में सत्ता परिवर्तन, आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप से लेकर विकास कार्यों में पर्यावरण के नाम पर बाधा उत्पन्न की। परंतु वर्तमान परिदृश्य में ये संगठन वैश्विक सहायता उद्योग में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक प्रतीक बन गया है। यूएसएड ने दशकों तक उन माओवादी समूहों को अतः धनराशि दी जो वर्तमान की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को हिंसा के माध्यम से ध्वस्त करने की इच्छा रखते थे, जिसका प्रभाव स्पष्ट रूप से भारत व नेपाल जैसे राष्ट्रों में देखा जा सकता है। 1990 के दशक में नेपाल में हुए कथित माओवादी क्रांति की उदय के पीछे उन गैर सरकारी संगठनों का संबंध यूएसएड के साथ देखा जा सकता है। यूएसएड ने सन 2019 में एक मुस्लिम संस्था को $1,10,000 की सहायता प्रदान की, जो अन्य माध्यमों से होते हुए पाकिस्तान की उस आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तक पहुंचा, जो कि सन 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है, जिसमें 166 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से कई स्वयं अमेरिकी थे। इसी प्रकार से लोकतंत्र एवं क्रांति के नाम पर उन्होंने बांग्लादेश में सेना और कट्टरपंथी मुस्लिमों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया, जिसके कारण आज भी पूरा बांग्लादेश अस्थिर है। इसके अतिरिक्त यूएसएड का घनिष्ठ संबंध जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति के साथ है। यूएसएड ने उस व्यक्ति को $260 मिलियन की धनराशि दी है, जिसके अनुसार भारत के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेट अर्थात लोकतांत्रिक तानाशाह है। एक संगठन के रूप में यूएसएड ने लंबे समय तक वामपंथ का प्रचार किया है। भारत में मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने वाले इंटरन्यूज नामक एक संस्था को यूएसएड ने वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसने अब तक 75,000 से अधिक मीडिया कर्मियों को प्रशिक्षित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं एलन मस्क ने विकास के नाम पर वामपंथी विचारधारा के लिए कार्यरत इस संगठन की वास्तविकता को विश्व के समक्ष उजागर करके ये स्थापित कर दिया कि पत्रकारों की खरीद फरोख्त एक मिथक नहीं बल्कि वास्तविकता है। यूएसएड ने फेलोशिप एवं वित्तीय सहायता के नाम पर पत्रकारों को लंबे समय तक अपने पक्ष में प्रभावित किया, जिसके बदले में पत्रकार वो कंटेंट बनाते थे जो उनके भू राजनैतिक हितों को साधता था। वह विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली वो रिपोर्ट लिखते थे जो उनके कथन को सही सिद्ध करता था। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएसएड ने क्यूबा सरकार को अस्थिर करने के लिए एक फर्जी ट्विटर अभियान का संचालन किया था, जिसका उद्देश्य था कि क्यूबा की जनता को भड़काया जाए, जिससे वहां एक क्यूबा स्प्रिंग जैसी क्रांति उत्पन्न हो और राष्ट्र को इराक या लीबिया की भांति अराजकता की उस अग्नि में धकेला जा सके। इसी प्रकार से
वियतनाम युद्ध के दौरान यूएस एड ने सीआईए एजेंटों को इस सीमा तक संरक्षण प्रदान किया कि दोनों संगठन एक दूसरे के पर्याय हो गए। देखा गया है कि प्रायः देशभक्ति के नाम पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में खुली कंपनियां सीआईए एजेंटों को वैध नौकरियों के माध्यम से उनकी सहायता देती रहती हैं। लेखिका फ्रांसिस स्टोनर सॉन्डर्स ने इस तथ्य का पर्दाफाश किया है कि सीआईए केवल सहायता एजेंसियों को अपने मोहरे के रूप में उपयोग नहीं करती, बल्कि वे स्वयं जासूसी अभियानों में सक्रिय रूप से संलिप्त होती हैं। लेखिका ने अपनी पुस्तक हु पेड द पाइपर सीआईए एंड द कल्चरल कोल्ड वॉर में उन्होंने उल्लेख किया है कि फोर्ड फाउंडेशन, जो कि भारत में वर्तमान में भी सक्रिय है, और रॉकफेलर फाउंडेशन अमेरिकी गुप्त नीतियों के उपकरण के रूप में कार्य कर रहे थे। इन संगठनों के निदेशक एवं अधिकारी या तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते थे या स्वयं उनके सदस्य थे। सॉन्डर्स आगे कहती है कि अनेक अवसरों पर फोर्ड फाउंडेशन अमेरिकी सरकार के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रचार का ही एक विस्तारित स्वरूप प्रतीत होता था। इस संगठन का गुप्त अभियान में संलिप्त रहने का एक स्पष्ट इतिहास रहा है और यह सीआईए अधिकारियों तथा मार्शल प्लान के साथ मिलकर कई विशेष परियोजनाओं पर कार्य करता था। संभावित प्रश्न है कि आखिर क्यों भारत ही सदैव विदेशी शक्तियों का लक्ष्य होता है। उसके कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण है कि रूस और चीन के बाद अब भारत का उदय पश्चिमी राष्ट्रों के एकाधिकार को चुनौती देता है। इसलिए यदि पश्चिम को पिछले 200 वर्षों से जारी अपने एकाधिपत्य को जारी रखना है और उसका और अधिक विस्तार करना है, तो ऐसी स्थिति में अन्य राष्ट्रों का विकास उसके लिए हानिकारक है। यदि भारत जैसा राष्ट्र का विकास होगा तो वो पश्चिमी उत्पादों के लिए एक वृहद बाजार का बंद होना होगा। भारत इसलिए भी उनका सहज लक्ष्य है क्योंकि जहां एक ओर चीन और रूस पश्चिम के इन प्रपंचों से सतर्क हैं, वहीं भारत में अराजक लोकतंत्र के कारण कई सारे राजनीतिक दल एवं मीडिया संस्थान ऐसे भी हैं जो बिकने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। संक्षेप में कहें तो भारत को लक्षित करने के धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तीनों कारण हैं। ब्रिटिश मूल के लेखक इयान बुकानन अपनी पुस्तक द आर्मीज ऑफ गॉड में ये स्पष्ट करते हैं कि पश्चिमी राष्ट्रों के साथ घनिष्ठ संबंधों में ईसाई धर्मांतरण की घुसपैठ का संकट सदैव निहित रहता है, क्योंकि पश्चिमी सरकारें शक्तिशाली मिशनरी संगठनों का उपयोग अपने प्रतिनिधियों के रूप में करती हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया कि कैसे शक्तिशाली ईसाई मिशनरी संगठन इंडोनेशिया, थाईलैंड और भारत जैसे राष्ट्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बुकानन के अनुसार पश्चिमी राष्ट्रों की जो भी सरकार के धर्मनिरपेक्ष विभाग होते हैं, चाहे वे सरकारी संस्थान हो या कॉर्पोरेट प्रतिष्ठान, इन मिशनरी समूहों को अपना प्रभावशाली सहयोगी मानते हैं। किंतु जिस राष्ट्रों को इस अभियान के तहत लक्षित किया जाता है, उनके लिए इसके परिणाम अत्यंत गंभीर होते हैं, क्योंकि पश्चिमी शक्तियां केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं रहती, वे इसके अतिरिक्त समाज के प्रत्येक प्रभावशाली क्षेत्र, चाहे धार्मिक संगठन हो, सरकारी संस्थान हो या निजी कंपनियां हो, उनमें भी व्यवस्थित रूप से घुसपैठ की जाती है। भारत के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप का एक प्रमुख उदाहरण भूतपूर्व यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन के द्वारा चलाया गया वो अभियान है जिसका लक्ष्य तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। मणिपाल विश्वविद्यालय में भू राजनीति के विशेषज्ञ एवं प्राचार्य माधव नालापत बताते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में छुपे बैठे इस्लामिक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए अमेरिका ने पोलियो अभियान चलाया था, उसी प्रकार से सन 2002 में हुए गोधरा दंगे के पश्चात भारत में भी शवों की खोज के लिए विशेषज्ञों की टीम के साथ खोज की गई थी, ताकि इस घटना को नरसंहार का नाम देकर जिनेवा के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के समक्ष लाया जा सके। अमेरिका के संकेत पर भारत भूमि पर यह अभियान भारत के ही कुछ गैर सरकारी संगठनों ने किया था,
जिन्हें अमेरिका, नीदरलैंड, डेनमार्क एवं नॉर्वे जैसे राष्ट्रों में स्थित विभिन्न संगठनों के माध्यम से सहायता प्रदान करता था। हालांकि जब वे इसमें विफल हुए तो उन्होंने अपनी खोज को पंजाब की ओर मोड़ दिया। इसी प्रकार से जब भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी F-16 और F-18 लड़ाकू विमान की खरीद को अस्वीकार कर दिया, तब अमेरिका ने खालिस्तान के विषयों को पुनः सक्रिय करने का निर्णय लिया। ये घटनाएं इसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार से पश्चिमी राष्ट्र, विशेषकर अमेरिका, भारत की गैर सरकारी संगठनों का उपयोग करके आपसी वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं और उसके माध्यम से अपने हितों को साधने का प्रयास करते हैं। CATO इंस्टीट्यूट के लिए तैयार शोध पत्र में कैलिफोर्निया स्टेट विश्वविद्यालय के प्राचार्य श्यामजी कैमथ बताते हैं कि सन 1951 से लेकर सन 1991 तक भारत को किसी भी विकासशील राष्ट्र की तुलना में सबसे अधिक विदेशी सहायता प्राप्त हुई, परंतु इसके पश्चात भी उन 4 दशकों में भारत की आर्थिक विकास की दर अत्यंत विकट रही, क्योंकि अधिकांश विदेशी सहायता भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निवेश की गई, जिससे निजी क्षेत्र कमजोर हुआ और सरकार का नागरिकों के जनसामान्य जीवन पर नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। इन सरकारी निवेशों से उत्पन्न लाभ या तो अत्यंत सीमित रहा या नकारात्मक रहा, जिससे भारत में निर्धनता और अधिक गहरा गई और कुछ इस प्रकार से विदेशी सहायता ने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त करने के स्थान पर और अधिक निर्भर और निर्बल कर दिया। इस संदर्भ में प्रोफेसर श्याम कहते हैं कि भारत को दी गई विदेशी सहायता संपूर्ण रूप से एक आर्थिक आपदा सिद्ध हुई है, क्योंकि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के राजनीतिकरण को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार, घूसखोरी और अनियमित वित्तीय अनुदानों को प्रोत्साहित किया। विदेशी सहायता एक पुरानी और त्रुटिपूर्ण आर्थिक अवधारणा पर आधारित रही है, जो ये मानती है कि केवल पूंजी और तकनीकी की उपलब्धता से ही आर्थिक विकास संभव है। विदेशी सहायता ने किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाई है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मदुरई शहर है। दक्षिण भारत के मदुरई शहर में पहले एक उत्कृष्ट निजी बस परिवहन प्रणाली थी, जो समयबद्ध और कुशल सेवाएं प्रदान करती थी, किंतु सरकार ने विश्व बैंक से ऋण प्राप्त कर इस सेवा को अपने नियंत्रण में ले लिया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयकृत परिवहन निगम घाटे में चलने लगा और उसकी सेवाओं की गुणवत्ता अत्यंत विकट हो गई, जिसके कारण न केवल जनसामान्य को असुविधा का सामना करना पड़ा, बल्कि वहां भ्रष्टाचार भी अपनी चरम पर हो गया। इसलिए यदि हम भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, भारत का वास्तविक अर्थों में विकास चाहते हैं, तो उसके लिए यदि हमें आवश्यकता है तो केवल एक चीज की, वो है एक अच्छे शासन प्रणाली की, जो कि आज हमारे पास है, न कि विकास के नाम पर मिलने वाली उन विदेशी सहायताओं की जिनका कुछ और ही उद्देश्य है। क्योंकि यदि आप स्वयं इस विषय पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि विदेशी सहायता यदि इतनी ही प्रभावी होती तो पिछले 100 वर्षों में अफ्रीका का विकास हो चुका होता, परंतु इसके विपरीत सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया और चीन जैसे राष्ट्रों ने अपने कठिन परिश्रम, कौशल और बुद्धिबल से स्वयं का विकास स्वयं किया। हम आज यह गर्व से कह सकते हैं कि धीमी गति से ही सही, परंतु भारत भी आज उसी पथ पर अग्रसित है। अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि यदि 34 करोड़ की जनसंख्या वाले किसी राष्ट्र में 5 करोड़ से अधिक लोग चैरिटी पर भोजन के लिए आश्रित हों और इसके पश्चात भी वह राष्ट्र विकास के नाम पर अन्य राष्ट्रों में गैर सरकारी संगठनों को अथाह धनराशि प्रदान कर रहा है, तो उसका उद्देश्य विकास के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, परंतु विकास नहीं।